बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीएसवाई फॉर रेट हेल्थ साइकोलॉजी का शो लेसन नंबर 10 का आगाज करेंगे। तो लेसन नंबर 10 का नाम है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन द स्टार्टेड आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओवरव्यू दिया गया है। तो इसमें बताया गया है पहले पैराग्राफ में कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है। ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म की केमिकल रिएक्शंस में ना इस्तेमाल होती है, जिसमें ना कुछ ऑक्सीजन फूड्स कार्बन एटम्स के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि CO2 बनाती है, जो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। इसलिए ब्रीथिंग का दूसरा फंक्शन ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालता है। आगे है द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें बताया गया कि जब हवा नोज मतलब कि नाक या माउथ के जरिए ना बॉडी में दाखिल होती है ना, तो ये लार्निक्स ट्रेचिया और ब्रोंचियल ट्यूब्स के रास्ते लंग्स तक जाती है। लंग्स के अंदर ब्रोंचियल ट्यूब्स छोटी और छोटी ब्रांचेस में ना डिवाइड होती है, जिन्हें ब्रोंचियल्स कहते हैं। ये ब्रांचेस एंड होती हैं मिलियंस छोटी छोटी एयर सेक्स में, जिन्हें एल्वेओली कहते हैं। हर एल्वेओलस एक बबल की तरह होता है, जिसमें एक पतला मेम्ब्रेन होता है जो गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पास करने देता है, मतलब कि आगे गुजरने देता है। एल्वेओली के इर्द गिर्द ना बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं ताकि गैसेस को ब्लड स्ट्रीम तक ट्रांसफर करना आसान हो सके। जब हम इनहेल करते हैं मतलब कि सांस लेते हैं, तो रिब मसल्स रिब्स के ऊपर और बाहर की तरफ खींचते हैं, और डायफ्राम एक हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ म्यूकस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो लंग्स को या लंग्स के नीचे से ना खींच कर ना हवा को अंदर लाता है और लंग्स का साइज बढ़ा देता है। जब हम एक्सेल करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, तो ये मसल्स रिलैक्स होते हैं और लंग्स के इलास्टिसिटी की वजह से ना हवा बाहर निकल जाती है, बिल्कुल बलून की तरह। आगे है रेस्पिरेटरी फंक्शंस एंड डिसऑर्डर्स। इसमें बताया गया कि हमारे ब्लड वेसल्स में ना सेंसर्स होते हैं जो ब्लड गैसेस को मॉनिटर करते हैं, और ब्रेन का मेडुला को ये इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, जो मसल्स को इनहेल और एक्सहेल करने का सिग्नल देते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है तो मेडुला ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देता है, जब लेवल कम होता है तो ब्रीथिंग रेट को मेडुला कम कर देता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ट्रैक्ट के जरिए ना फ्रीक्वेंट मैटर्स जैसे कि एयरबॉर्न पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में ना आसानी से दाखिल हो सकते हैं। इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होते हैं जो इन चीजों को ना लंग्स तक जाने से रोकते हैं। सबसे पहले जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है उसका नाम है स्नीजिंग, और नंबर 2 पे है कफिंग, और नंबर 3 पे है म्यूकोसिलरी एस्केलेटर। तो स्नीजिंग में होता है ये रिफ्लेक्स इरिटेशन की वजह से ना नसल पैसेज में होता है, और कफिंग में ये होता है कि ये रिफ्लेक्स इरिटेशन की वजह से ना रेस्पिरेटरी सिस्टम के नीचे के हिस्से में होता है। और म्यूकोसिलरी एस्केलेटर्स में ये होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज्यादा हिस्सा स्टिकी म्यूकस से कवर्ड होता है, जो फ्रीक्वेंट मैटर के ट्रैप करता है। सिलिया छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में म्यूकस को माउथ तक ऊपर ले जाता है। जब म्यूकस माउथ के बैक तक पहुंचती है तो अक्सर स्वेलो कर ली जाती है। इस तरह ना रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने आप को ना क्लीन करता है और बॉडी को हार्मफुल मैटर से बचाता है। इसके अलावा मजीद आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में बताया गया, जिसमें पेनिमोनिया जो है वो डिसऑर्डर नंबर 1 है। ये बीमारी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से होती है और एलिवोली को इन्फ्लेम्ड और फ्लूइड से भर देती है, जिसकी वजह से ना नॉर्मल गैस एक्सचेंज मुश्किल हो जाता है। और इसके बाद एम्फीसीमा जो डिसऑर्डर है, इसमें ये होता है कि इस बीमारी में ना एल्वियोली के दरमियान वाल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिससे ना लंग्स की सरफेस एरिया और इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिससे ना कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करना मुश्किल हो जाता है। पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करना मुश्किल हो जाता है, एम्फीसीमा में मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है पिनियोमोकोनियोसिस में ये होता है कि ये डिजीज उन लोगों को होती है जो रोजाना बहुत ज्यादा ना डस्ट वाली हवा जो है ना इनहेल करते हैं, जैसे कि कोल माइनर्स। डस्ट एल्वियोली और ब्रोंचियल्स के इर्द गिर्द ना जमा हो जाती है और एयर एक्सचेंज को ना ब्लॉक कर देती है। तो डस्ट वाले जो लोग अफराद मुतासर होते हैं सांस लंग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो वो पिनियोमोकोनियोसिस में आते हैं। उसके बाद है स्टमा, ये आजकल बहुत कॉमन है। अस्थमा जो डिसऑर्डर है, इसमें ना ब्रांचियल्स एयर्स नैरोस हो जाती हैं, क्योंकि ना इन्फ्लेमेशन होती है, स्पैम्स डेवलप होता है और ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होती है। इस वजह से ना ब्रीथिंग मुश्किल हो जाती है और स्वेयर केसेस में ना लंग्स के कुछ हिस्सों को कोलैप्स भी कर सकती है। उसके बाद है क्रोनिक ब्रोंचिटिस। इसमें ये होता है कि ये एक लंबी मुद्दत तक ब्रोंचियल ट्यूब्स में ना इन्फ्लेमेशन और एक्सेसिव म्यूकस की वजह से होती है। ये परमानेंटली हो सकती है या हर साल कई बार होती है। उसके बाद है लंग कैंसर। इसमें ये होता है कि ये सेल्स का बेक कंट्रोल ग्रोथ होता है, जो उन सेल्स को कवर आउट कर देती है जो रेस्पिरेशन में ना मदद करते हैं। ये आमतौर पर ना ब्रोंचियल ट्यूब्स में स्टार्ट होते हैं और लंग्स तक फैलते हैं। जब कैंसर सेल्स ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है तो ये पूरी बॉडी में ना फैल जाते हैं और मौत करीब वाक़या होती है। उसके बाद है इसमें मजीद जो बताया गया एट द लास्ट, ज्यादातर ना रेस्पिरेटरी डिसीजेस जैसे कि लंग कैंसर स्मोकिंग से होती है, या स्मोकिंग इनहेल या जो स्मोकिंग है ना इन्हें और भी बीमारी में ना मुब्तला कर देती है। स्मोकिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बीमारी में भी एक अहम रिस्क फैक्टर है। आगे रहा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें बताया गया कि हमारी बॉडी को ना अपनी सेल्स तक जरूरी चीजें ना पहुंचानी होती हैं,
जैसे कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और साथ ही मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में ना बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी ना निकालना होता है। इंसान और बहुत से दूसरे जानवरों में ना ये काम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम करता है, जो इन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड एक क्लोज सिस्टम में ब्लड वेसल्स जैसे कि कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स के जरिए ना सर्कुलेट करता है, जिसमें ना ब्लड डायरेक्टली सेल्स और टिश्यूज के साथ ना कॉन्टैक्ट में नहीं आता। तो हर ट्रांसफर जो है ना वो ऑक्सीजन, न्यूट्रॉन्स और वेस्ट प्रोडक्ट के मेम्ब्रेन्स के जरिए होती है, जो फ्लूइड फील्ड स्पेसिस से ना सेपरेट होती है। हार्ट जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ना सेंट्रल पंप है, जो तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रल पंप कौन सा है, तो सेंटर कौन सा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, तो हार्ट है, दिल है। आगे द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, इसमें बताया गया कि हर एक फर्स्ट साइज का ना मस्कुलर पंप होता है, जो पूरी बॉडी में ना ब्लड सर्कुलेट करता है। ये दिन में ना तकरीबन कई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख मतलब कि 10 लाख, बहुत ज्यादा है। तो हमारा दिल कितने दिन में कितनी एक दफा पंप करता है ब्लड, तो 10 लाख, ठीक है, 10 लाख दफा ना पंप करता है। और ये 1994 में ना AHA की रिसर्च के मुताबिक है। हार्ट के जो मस्कुलर वाल के ना मायोकार्डियम्स कहते हैं। हार्ट के ना अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऊपर के चैम्बर्स को एट्रियम्स और 2 नीचे के चैम्बर्स को ना वेंट्रिकल्स कहते हैं। हार्ट जो है ना, हार्ट के लेफ्ट और राइट साइड को ना बॉडी के पर्सपेक्टिव से ना लेबल किया जाता है, ना कि हमारे पर्सपेक्टिव से। अब आर्टरीज और वेन्स में फ़र्क किया है। आर्टरीज और वेन्स में फ़र्क किया है। आर्टरीज ब्लड को ना हार्ट से ना दूर ले जाती है, और वेन्स ब्लड को ना हार्ट तक जो हार्ट तक ना मतलब कि दिल तक ले जाती है। ड्राइविंग में ना कुछ ब्लड वेसल्स को ना लाइट शेड और कुछ को डार्क शेड दिया गया है। लाइट शेड वाले ना वेसल्स वो हैं जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब कि जाहिर हो रहे हैं, ब्लड ब्लड को लंग्स की तरफ ले जाते हैं। ये ऊपर ड्राइंग्स हो गई हैं, नीचे आई थिंक है, मैं देख लूँ। द स्टार्टिंग ने इसमें ड्राइंग्स नहीं दी, तो ड्राइंग्स में इन्होंने जिक्र किया कि जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को ना एक किस्म में प्रेस कर रहे हैं बाहर की तरफ, लंग्स को एक तरफ ले जाते हैं। और फिर डार्क शेड वाली जो वेसल्स है वो हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ना निकाल के ऑक्सीजन जो है ना वो भरपूर ब्लड को ना लंग्स से ना बॉडी तक ले जाते हैं। आगे है ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया गया है। ब्लड सर्कुलेशन का ना यहाँ से पैराग्राफ शुरू होता है, तो इसमें ना ओवरऑल ब्लड ब्लड की सर्कुलेशन बताएगी कि किस तरह से हमारी जो दिल की तरफ ना ब्लड की सर्कुलेशन होती है। तो इन द स्टार्टेड आपको बताया गया है, इस पैराग्राफ से स्टार्ट किया गया है ब्लड की सर्कुलेशन से। ब्लड जो राइट एट्रियम में आता है ना, वो सेल से ना कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स से जो है ना वो भरपूर होता है, और उसमें ना ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से ना ब्लड ब्लूइश कलर को लगता है। जब एट्रियम फिल हो जाता है तो ब्लड एक वाल्व के जरिए ना राइट वेंट्रिकल्स में जाता है। वेंट्रिकल्स सर्कुलेशन के लिए मेन पंपिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, और वाल्व्स ब्लड को ना दोबारा ट्रियम में वापस जाने से ना रोकता है। और राइट वर्टिकल्स से ना ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन के जरिए लंग्स तक जाता है, जहां ये ऑक्सीजन से भरपूर होकर ना रेड कलर को ना हो जाता है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरी में जाता है, और वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पास होता है, जो इसे ना औरतों के जरिए ना मतलब कि ऑर्टा के जरिए ना सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के लिए ना ब्लड के मुख्तलिफ हिस्सों तक पंप करता है। इसके बाद ब्लड वापस हार्ट तक आता है, और ये साइकिल फिर से ना शुरू हो जाता है। ये पूरी साइकिल जो है ना एक रेस्टिंग पर्सन में ना तकरीबन 1 मिनट तक चलती रहती है। तो ये मैंने हाईलाइट किया है, रेड पॉइंट, ये पेपर पॉइंट, इसमें इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है लीवर और किडनी का रोल जो है वो बताया गया है इस पैराग्राफ में। तो हार्ट से ना पंप किया गया कुछ ब्लड ना लीवर और किडनी से भी गुजरता है, जहाँ कुछ अहम फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 पे किडनी, तो नंबर 1 पे किडनी और नंबर 2 पे है लीवर। तो किडनी में ये होता है कि ब्लड को ना जनरल सर्कुलेटरी सिस्टम से रिसीव करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को ना क्लीन करती है, और इन्हें ना यूरिन के जरिए ना बॉडी से निकालती है। लीवर में ये होता है कि लीवर को ना 2 जगह से ना ब्लड मिलता है। ज्यादातर ब्लड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आता है, और बाकी सिस्टम ना सर्कुलेशन से लीवर ब्लड को हार्मफुल डेब्रिस से जैसे कि बैक्टीरिया से ना क्लीन करता है। और ये 1985 ना ग्यूटोन के मुताबिक ये रिसर्च थी, और इन्होंने मजीद कहा था कि लीवर बैक्टीरिया को ना इतना इफेक्टिव रिमूव करता है कि शायद ही कोई बैक्टीरियल जनरल सर्कुलेशन में ना एस्केप कर पाता हो। इसके अलावा लीवर न्यूट्रिएंट्स को ना रिमूव करके ना स्टोर भी करता है। जब हम मील कंज्यूम करते हैं, इंटेस्टाइनल से ट्रैक्ट से ना लीवर तक आने वाले ब्लड न्यूट्रिएंट्स जैसे कि सिंपल शुगर्स और अमीनो एसिड से ना भरपूर होता है। इन न्यूट्रिएंट्स का ना एक बड़ा हिस्सा लीवर में स्टोर हो जाता है, जब तक बॉडी को इनकी ना जरूरत होती है। इसी तरह ना ब्लड में ना न्यूट्रिएंट्स का लेवल एक मुद्दत तक बैलेंस रहता है। आगे ब्लड प्रेशर, इसमें बताया गया कि सोचो कि तुम्हारे हाथ में ना एक लंबा बलून है जो हवा से भरा हुआ है, और उसका एक सिरा बंधा हुआ है। अगर तुम उसको ना बीच से दबाओ तो बाकी बलून
फैल जाता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही होता है जब एक क्लोज सिस्टम में ना प्रेशर अप्लाई होता है ना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी एक क्लोज सिस्टम है, और जब मायोकार्डियम्स हार्ट की मस्कुलर वॉल ब्लड को ना पंप करता है तो ये सिस्टम में प्रेशर बढ़ाता है। हमारी ना आर्टरीज इलास्टिक होती है, हमारी आर्टरीज जो है वो आर्टरीज जो होती है ना वो इलास्टिक होती हैं, जो प्रेशर से जो प्रेशर्स ना पड़ने पर ना फैल जाती हैं। ब्लड प्रेशर्स वो फोर्स है जो ब्लड आर्टरी की वॉल्स पर लगता है जब हार्ट रेस्ट में होता है ना, तो और ब्लड से फिल हो रहा होता है, तो आर्टरीज में जो रेस्टिंग प्रेशर्स होता है ना उसे ना डायस्टोलिक प्रेशर्स भी कहते हैं। तो मैंने हाईलाइट किया हुआ, तो पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। जब हार्ट पंप करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस के बाद ना आर्टरीज में ना मैक्सिमम फोर्स होती है जो सिस्टोलिक प्रेशर से कहलाती है। ब्लड प्रेशर हमेशा ना दो नंबर्स में ना एक्सप्रेस होता है। पहले नंबर पर सिस्टोलिक प्रेशर को ना दिखाता है और दूसरा जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर को। जैसे कि डॉक्टर आपको ये कह सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर से 180/80 है। इसके अलावा इसमें मजीद बताया गया कि ब्लड प्रेशर्स के फैक्टर्स, ब्लड प्रेशर से हर वक्त ना चेंज होता रहता है। ये एक वक्त पर और जगह पर, दूसरे वक्त और जगह पर, तीसरे टाइम पे मुख्तलिफ होता रहता है। हर दफ़ा ना ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर के फैक्टर जो है वो तब्दील होता रहता है। इसमें ये बताया गया। इसके अलावा इसमें ये बताया गया कि हर शख्स का ना ब्लड प्रेशर भी डिफरेंट होता है। ब्लड प्रेशर किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसका जवाब दो तरीकों से दिया जा सकता है। एक फ्लूइड डायनामिक्स के लॉस के जरिए, और दूसरा लोगों की ज़िंदगी के उन फैक्टर्स से जो डायनामिक को अफेक्ट करते हैं। पहला हम फ्लूइड डायनामिक्स को देखेंगे और उसके 5 एस्पेक्ट्स जो हैं वो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं किस तरह से वो जानेंगे। सबसे पहले है कार्डिक आउटपुट। इसमें बताया गया कि ये फ्लूइड को ना वो वॉल्यूम्स है जो हार्ट, मतलब कि दिल के हर मिनट पंप करता है, जो कार्डिक आउटपुट बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। उसके बाद है ब्लड वॉल्यूम। ये जो एस्पेक्ट है, ये जो हकाइक है, इसमें ये बताया गया कि ये सिस्टम में ना टोटल ब्लड की अमाउंट को ना दिखाता है। जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है ना, तो उसको ना मूव करने के लिए ज़्यादा ब्लड प्रेशर की ज़रूरत होती है। और नंबर 3 पे है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इसमें बताया गया कि ये उन मुश्किलात को दिखाता है जो फ्लूइड के नैरो ट्यूब से ओपनिंग से गुजरने में होती है। जैसे कि जब तुम एक नोजल्स को होज पर लगाते हो और पानी ऑन करते हो, तो प्रेशर नोजल्स पर होज के मुकाबले में ज़्यादा होता है। आर्टरीज के साइज में मुख्तलिफ होता है, और आर्टेरियोलिस जो छोटी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज और कैपिलरीज को ना कनेक्ट करती हैं। आर्टरीज में ना पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और ये नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम को ना मैसेज करने के जरिए एक्सपेंड या कॉन्टैक्ट करती है। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स का आसपास ना ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, और वहाँ की आर्टेरियोलिस एक्सपेंड करके ना ज़्यादा ब्लड एक्सेप्ट करती है। इसके अलावा इसमें ना इलास्टिसिटी के बारे में बताया गया है। ये जो एस्पेक्ट है ये आर्टरीज की ना एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने की आसानी को दिखाता है। जब ब्लड वेसल्स कम इलास्टिक हो जाती है तो ब्लड प्रेशर ना स्पेशली सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है या बढ़ा देता है। तो विस्कोसिटी में बताया गया कि ये फ्लूइड की ना थिकनेस को ना दिखाता है। ब्लड की ना विस्कोसिटी उसके ना कंपोजिशंस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर उसमें ना रेड ब्लड सेल्स का लेवल ज़्यादा हो, गहरा ब्लड आसानी से ना फ्लो नहीं करता। मतलब कि जो गाढ़ा ब्लड है ना, थिकनेस वाला जो ब्लड है वो ज़्यादा फ्लो नहीं करता, ज़्यादा हरकत नहीं कर पाता विसल्स के अंदर, विस्कोसिटी के अंदर। तो उसको ना सर्कुलेट करने के लिए ना ज़्यादा ब्लड प्रेशर की ज़रूरत होती है। उसके बाद इसमें ना मजीद बताया गया है ज़िंदगी के फैक्टर्स जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 पे लोगों के ना रोज़मर्रा के हालात ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ही हैं। नंबर 1 पे है मौसम का जो असर, जो लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर वो बताया गया। जब आसपास का टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, तो हमारी स्किन की ब्लड वेसल से फैल जाती है और हमारा कार्डिक आउटपुट और डायस्टोलिक प्रेशर गिर जाता है, जिसकी वजह से ना हमें नींद सी आने लगती है। ठंडे मौसम में इसका ना उल्टा होता है। और एक्टिविटी के हवाले से भी, जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करें उसमें भी हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो सर्कुलेट करता है। जैसे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त और उसके बाद ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाता है। पोस्चर चेंजेस करने से भी ब्लड प्रेशर से इफेक्ट होता है। जैसे कि जब हम लेटे हुए से भी ना उठकर जो है ना खड़े होते हैं ना, तो ग्रेविटी की वजह से ना हार्ट तक आने वाला ब्लड जो है ना वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ना कार्डिक आउटपुट और ब्लड प्रेशर से गिर जाता है। और कभी कभी ना हमें ना चक्कर भी आ सकते हैं। इमोशंस को देखकर भी हमारा ब्लड की सर्कुलेशन होती है। जब हम स्ट्रेस, गुस्सा या एंग्जाइटी फील करते हैं ना, तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम से एक्टिवेट हो जाते हैं। इससे हार्ट की कार्डिक आउटपुट बढ़ जाती है और दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर्स भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन के बारे में भी बताया गया है। हाइपरटेंशन में ये होता है कि अगर किसी शख्स का ना ब्लड प्रेशर अक्सर ना उसका नाम है बढ़ जाए ना, तो उसकी ना कंडीशन की हाइपरटेंशन से कहलाती है। हाई ब्लड प्रेशर का लेवल कैसे डिफाइन होता है? अगर किसी शख्स का ना ब्लड प्रेशर से 140 डिवाइडेड बाई 90 या उससे ज़्यादा होता है ना, तो उसे ना हाइपरटेंसिव कहते हैं। और ये 2000 की रिसर्च के मुताबिक है, AHH की रिसर्च के मुताबिक। अगर सिस्टोलिक प्रेशर से 200 के टच कर रहा हो ना, तो ये काफ़ी डेंजरस होता है और इससे ना किसी भी ब्लड वेसल्स में ना रिफ्यूट हो सकती है, मतलब कि फट सकती
सकती है, खासकर ब्रेन की जो नाड़ियाँ वो शरियानें जो है वो फट सकती हैं। ये स्ट्रोक का एक सबब बन सकती है, या जो स्ट्रोक होती है वो भी सबब बन सकती है। हाई डायलिस्टिक प्रेशर्स भी ना डेंजरस होता है, क्योंकि ना इससे ना आर्टरीज हमेशा ना स्ट्रेन में रहती है। एक हार्ट बीट्स के दरमियान जब प्रेशर कम होना चाहिए, तो जब लोग बड़े होते हैं ना, तो खासकर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में, तो उनका ना वेट भी बढ़ जाता है, जिससे ना उनका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में ना, जहाँ लोगों का वेट बढ़ने के बावजूद ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, वहाँ ये असर नहीं दिखाती। लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी होता है। साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लास फेलो या क्लासमेट के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।